बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में रोज नित नए चमत्कार होते हैं, लेकिन मनुष्य उन चमत्कारों को देखकर भी नहीं देख पाता। वह उन चमत्कारों के पीछे भागता है जो उसके जीवन में कभी घटित नहीं होने वाले। किसी ने पूछा है कि हम अपनी ओवरथिंकिंग को कैसे समाप्त कर सकते हैं। मनुष्य ओवरथिंकिंग यानी विचारों का भंडार है। इस पृथ्वी पर कोई अन्य ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें असीमित विचार उत्पन्न होते हो। आप किसी भी जानवर को देखें, उसमें उसके व्यवहार में एक समानता आपको दिखाई देगी। वह जिस समय पर जो होता है वही दिखाई देता है। अगर वह जानवर पर्सन है, खुश है, तो वह आपको खुश ही नजर आएगा। दुखी है तो दुखी ही नजर आएगा। क्रोधित है तो क्रोधित ही नजर आएगा। अब ऐसा होने के लिए उसमें भी विचार उत्पन्न होते ही हैं, लेकिन उसमें विचार और भावनाएं और उन्हें व्यक्त करने का समय सब एक समय में ही चलता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जब खुश भी होता है तब भी उसके भीतर उस खुशी के विचार के अलावा अनगिनत बेकार के विचार घूमते रहते हैं, जिसका उस खुशी के पल से कोई लेना देना भी नहीं है। और यह विचार इतने अधिक होते हैं कि हमारे सोने के बाद भी सपनों के रूप में यह हमें दिखाई देते रहते हैं। वास्तविक दुनिया में किसी ने भूत प्रेत नहीं देखे। क्या आपने देखे हैं? लेकिन सपनों में हम अवश्य देख लेते हैं। वास्तविक दुनिया में किसी ने भी, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, ईश्वर के दर्शन नहीं किए, लेकिन सपनों में आप आसानी से ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके विचार किस ओर ज्यादातर घूमते हैं। विचारों का उत्पन्न होना और किस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, यह सब आपके हाथ में होता है। आप जैसे चाहें वैसे विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है? होता तो यह है कि यह विचार आपको उत्पन्न करने लगते हैं। कभी आप खुश होते हैं तो कभी आप दुखी होते हैं। कभी आप क्रोधित होते हैं तो कभी आप दयावान हो जाते हैं। कभी कभी एक ही बात के लिए दो व्यवहार भी उत्पन्न हो जाते हैं। एक तरफ आप खुश होते हैं तो दूसरी तरफ आप उसी बात के लिए दुखी भी हो जाते हैं। आप वैसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि विचार अंदर से उत्पन्न हो रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि आपके विचार, आपकी थिंकिंग वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि आप चाह रहे हैं। यानी अगर आप खुश हैं तो आपके विचार खुशी वाले भीतर से आने चाहिए। उसमें अन्य किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा पूरा जीवन विचार ही हमें इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं। एक पल भी बैठकर सोचने के लिए नहीं मिलता कि मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, कौन मुझे भगा रहा है। और अगर कोई एक ऐसा पल आ भी जाए जहां आप बैठकर यह सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन मुझसे करवा रहा है, क्या मैं वास्तव में स्वयं के जीवन को स्वयं ही जी रहा हूँ, या यह जीवन मुझे उठाए उठाए घूम रहा है, जैसे किसी लाश को चार कंधे उठाए घूमते हैं और शमशान में जला देते हैं या कब्रिस्तान में दफना देते हैं। तब अचानक से विचारों की एक गहन श्रृंखला आपके चारों ओर घूमती है और इस विचार से संबंधित जितनी भी याददाश्त आपके दिमाग में है, वहां से सबको इकट्ठा करके बारी बारी से सब कुछ आपके सामने प्रकट होता जाता है। विचार तो आप अपने बारे में कर रहे होते हैं, फिर धीरे से निकल जाते हैं किसी महान पुरुष की ओर, जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे कबीर। फिर उनकी जीवनी, फिर उन पर उठने वाले सवाल, फिर उनमें से कोई एक सवाल आपकी जिंदगी से जुड़ जाता है। फिर वापस आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगेंगे, शांत बैठे थे और अशांत होने लगेंगे। तब आपको लगेगा कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, एक घर बनाना है, शादी करनी है, बच्चों की प्लानिंग करनी है, माँ बाप भी हैं,
रिश्तेदार भी हैं और देश दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, पता नहीं भविष्य रहने लायक रहेगा भी या नहीं। तो जितना हो सके जोड़ लेना चाहिए। धन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। पता नहीं लोग मदद भी करेंगे या नहीं, लोग मदद क्यों नहीं करते हैं। इस तरह की बातें एक के बाद एक आती जाती हैं और यही ओवर थिंकिंग भी है, जहां हम वास्तविक और यथार्थ मुद्दे से भटक कर कहीं और निकल जाते हैं और इसका हमें पता भी नहीं चलता। और यह सब व्यर्थ की बातें हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं होता। जिस विचार का संबंध वास्तविक जीवन से जुड़ जाता है वही विचार सार्थक होता है, बाकी सभी विचार निरर्थक हो जाते हैं। अब यह सवाल आता है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा विचार सार्थक है या निरर्थक है, या कहें कि यह कहीं ओवर थिंकिंग तो नहीं है। एक पिता अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए चिंतित है। अभी बच्चे छोटे हैं और वह सोच रहा है कि कैसे वह अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे, किस स्कूल में उनका एडमिशन कराए, और जहां एडमिशन कराना चाहता है वहां की फीस ज्यादा है। तब अपनी सैलरी के बारे में वह सोचता है, फिर वह सरकार की किसी योजना के बारे में सोचता है जहां उसे लाभ मिल सकता है। तो उस लाभ को पाने के लिए उसे क्या करना होगा। कहीं उस योजना का लाभ उसे नहीं मिला तो उसे क्या करना होगा। क्या उसके पास इतने संसाधन हैं कि वह अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएगा। अब यहाँ तक उसकी सोच यानी उसकी थिंकिंग, उसके विचार बिल्कुल सही है और सार्थक हैं, लेकिन अगले ही पल में वह सोचता है कि देश की शिक्षा का स्तर वैसे भी गिरता जा रहा है। टीचर कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, सब ट्यूशन में ही कमा रहे हैं। जिंदगी अब इतनी आसान नहीं रही है। ना जाने लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ जाता है। शायद 2 नंबर का ही काम करते होंगे। हम तो ईमानदार हैं और ईमानदार आदमी को तो यहाँ सब झेलना ही पड़ता है। देश का सिस्टम ही करप्ट हो गया है। अब ऐसे करते करते वह देश से दुनिया और दुनिया से ईश्वर की ओर निकल जाता है और यह सोच विचार थिंकिंग रुकती नहीं है। यही ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग की खास बात यह भी है कि जब भी हम ओवर थिंकिंग में होते हैं तब हम क्या सोच रहे हैं यह हमें पता ही नहीं चलता। यह विचार हमें याद ही नहीं रहते। हमने कहां से शुरू किया था और कहां खत्म किया इसका भी पता हमें नहीं चलता। आपको जो करना हो उससे संबंधित जितने चाहे विचार अपने भीतर उत्पन्न कीजिए, यह आपको राह दिखाएंगे। लेकिन जब ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं जिसका आपके कार्य से कोई लेना देना ही नहीं है, तब वह आपके किए जाने वाले कार्यों में रोड़ा अटका देते हैं। यानी आप अपने कार्य से भटक जाते हैं, अपने कर्म से भटक जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि वह क्यों नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ। एक सत्य यह भी है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। आपकी सोच आपका निर्माण करती है, और अगर सोच ऐसी हो जो याद भी ना रहे और हमें पता ही ना चले कि हम क्या क्या सोचते रहते हैं, तब हमारा निर्माण भी वैसा ही बिखराव पूर्ण होता है। पूछा है कि ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें, तो इसका उत्तर है अभ्यास। आपको अपने जीवन में कुछ भी करना हो, उस कार्य को करने के लिए अभ्यास करना आवश्यक होता है। एक अच्छा टीचर बनने के लिए भी अभ्यास करना होता है। एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए भी अभ्यास करना होता है। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी अभ्यास जरूरी होता है। इसी तरह विचारों को ओवरथिंकिंग में बदलने से रोकने के लिए भी अभ्यास की ही आवश्यकता होती है। अगर आप कहें कि मैं अब ओवरथिंकिंग नहीं करूंगा और ओवरथिंकिंग रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस ओवरथिंकिंग को सोचते सोचते ही आप कुछ ओवर ही हो जाएंगे और निकल जाएंगे एक विचारों की लंबी श्रृंखला पर, जिसमें हजारों करोड़ों विचार आते रहेंगे। लेकिन सवाल आता है कि अभ्यास किसका करें। अभ्यास करें अपने विचारों को देखने का,
ध्यान करें, ध्यान में विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, ध्यान में विचारों को देखने का प्रयास करें। देखें कि एक विचार को पकड़कर आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। शुरू में ध्यान करते समय भी हम कहीं और निकल जाते हैं, फिर अचानक से याद आता है कि हम तो ध्यान कर रहे थे। यही अभ्यास है कि जब हम दूर निकल जाएं तो हमें एक बार अवश्य जरूर रूप से यह याद आ जाए कि हम दूर निकल गए हैं, हमें वापस आना है और उस बात पर ही विचार करना है या विचार को देखना है जिस कार्य को हम कर रहे हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, यह विचार मेरे भीतर कहाँ से आते हैं? मैं तो इन्हें नहीं सोचना चाहता, लेकिन यह आ जाते हैं। आखिर मेरे भीतर यह आते कहाँ से हैं? गुरु ने अपने शिष्य को एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पेड़ पर लगे फल को देखो और बताओ कितने फल लगे हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस पेड़ पर तो अनगिनत फल हैं। गुरु ने कहा, यह बताओ कि यह फल आए कहाँ से हैं? क्या यह भी हवा में ही प्रकट हो गए हैं या कोई इन्हें अलग से लगाकर चला गया है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, पेड़ पर तो फल आते ही हैं। जो जिस चीज का पेड़ होता है उस पर उस चीज के फल लगते ही हैं। गुरु ने कहा, ऐसा नहीं है। फल आने के लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। यह धरती है, इस धरती में समाई इस पेड़ की जड़ें हैं और ऊपर की ओर निकले हुए इसके तने और इसके तनों से निकली हुई टहनियां और उन टहनियों से निकली पत्ती और उन पत्तियों के बीच में निकली कली और उस कली के बीच से निकला पुष्प और उस पुष्प से निकला है यह फल। वास्तव में यह फल इस धरती के सीने से खींचा गया आहार है जो इस पेड़ ने अपने चरित्र के हिसाब से बाहर निकाला है। सभी पेड़ों के फल एक से नहीं होते, लेकिन सभी पेड़ धरती के सीने से ही आहार खींचते हैं और अपने चरित्र के हिसाब से फल में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर यह फल प्रकट हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे शरीर के सीने में जो जड़ें फैली हुई हैं, तुम्हारे मन की, वहां से आहार प्राप्त करके तुम्हारे चरित्र के हिसाब से तुम्हारे विचार प्रकट होते हैं। जो तुम आज बोल रहे हो वह आज प्रकट नहीं हुआ है, उसकी प्रक्रिया तुम्हारे भीतर वर्षों से चल रही है। तुमने देखा कुछ पेड़ों पर फल नहीं आते, यही उनका चरित्र है। इसी प्रकार तुम चाहो तो अपने चरित्र को बदल सकते हो, अपने भीतर के अंतर को बदल सकते हो। इसकी जड़ें तुम्हारे भीतर समाई हैं। जड़ समाप्त कर दो तो ना पेड़ होगा और ना ही उस पर लगने वाला फल होगा। अभ्यास करो। अभ्यास एक बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन हम सब कुछ करते हैं, अभ्यास ही नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम गले में कुछ पहन लें और अगले ही पल से हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, चाहे वह ओवर थिंकिंग की हो या कुछ और। तुमने देखा कुछ लोग पेड़ों को जिंदा जला देते हैं और कुछ लोग जानवरों की बलि दे देते हैं, इस चमत्कार के चक्कर में कि अगले ही पल से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आज तक कुछ नहीं बदला और बिना अभ्यास के कुछ बदलेगा भी नहीं। बुद्ध की सबसे बड़ी शक्ति अभ्यास ही थी, जिसे उन्होंने सदैव अपने पास रखा और दूसरों को भी यही दिया।